साथियों जय भीम, नमो बुद्धा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम आज फिर एक दूसरे अध्याय पर और बिजनेस के क्षेत्र पे बात कर रहे हैं और आपको ये वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि बिजनेस कैसे और किस तरीके से करते हैं और किन लोगों ने कैसे किया हुआ है। उसी के विषय पे आज हमको लेखक के यहाँ एक छोटी अध्याय के जरिए हमें समझा रहे हैं और ख़ास करके दलित समुदाय को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज भी समाज में इनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई है। और अगर इन्होंने सावधानी और सचेतता नहीं अगर बरती तो आगे चल कर के इनकी और स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसी सब बातों को लेकर के लेखक जो है वो हमें एक सुझाव देना चाहते हैं और उस पर चर्चा करके हमें प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी जो है कि बिजनेस में आ करके और अपने जीवन को एक बढ़िया बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करें। जैसा कि लेखक लिख रहे हैं, आखिर हमसे चूक कहाँ हुई, मोची से सूर में कर क्यों नहीं बने। जैसा कि वो बता रहे हैं कि आज दलित समुदाय के जो है वो बहुत सर के बाजार तंत्र में अगर देखा जाए तो एक मोची ही इनके समुदाय का है जो कि बाजार में दिखता है, बाकी और इनके समुदाय से कोई बाजार में दिखता नहीं है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने एक अध्याय के जरिए जो है कि एक छोटे से चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमसे क्या चूक हुई जो हम मोची से सूर में कर नहीं बने। क्योंकि आज की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अगर पीछे हम मुड़ करके देखें तो हर काम में परिवर्तन हो गया है, हर चीज़ को जो है कि परिवर्तन हो गया। जो काम हाथे से हो रहे थे वो आज मशीनों के द्वारा हो रहे हैं, जिन कामों को छोटा समझ करके करते थे आज उन कामों को अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। और जिस चीज़ को हम बहुत नीचा समझते थे आज उसको जो है कि लोग बहुत मान सम्मान और ऊंचा दे रहे हैं। बल्कि जहाँ तक की है कि आज की स्थिति जो है यहाँ देखी जा रही है कि जूते चप्पलों को इतनी कदर हो गई कि आप मंदिर में जाएंगे तो भी आपके जूतों को खूब सेफ्टी के साथ रखा जाता है, टोकन दिया जाता है और फिर आपको वापस फिर दोबारा जूता सुरक्षित उसी जगह से दिया जाता है। आज लोग 2-2 4-4 हज़ार रुपए के जूते खरीद करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जो सक्षम है घर में पूरी तरीके से प्रमुख उनके घर में देखें तो अलमारियों के अलमारी जिस जिस क्वालिटी का कपड़ा होता है, जिस रंग का कपड़ा होता है उसी से संबंधित उसी से परिचित जो है कि वो लोग जूता रखते हैं, जूता पहनते हैं। तो आज इसका भाव इतना आगे हो गया है। लेखक किसी चीज़ को याद करके और मौजूदा समय को देखते हुए वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमने क्यों नहीं ऐसा किया, कि हमने क्यों नहीं अपने काम को जो है कि बताया। जबकि इनके दादा बाबा जो थे पुराने कारीगर थे, वो खुद का जूता जो है बढ़िया ढंग से बनाते थे और जूते के माहिर थे, कुशल कारीगर थे। लेकिन हमसे कहाँ चूक हुई कि जो कि हमने इसमें परिवर्तन नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जो हमारा हे काम समझ करके हमने मरे पशुओं को खींचना और जो है कि ये सम्मानजनक काम नहीं था। या गांव में रह करके जो है कि अनाज के एवज में पूरी साल उनके घर उनके टूटे जूता और चप्पलों की मरम्मत करना, ये भी ठीक नहीं था। मान लीजिए एक नाई की ही मिसाल ले लें तो एक नाई भी पूरी साल जो है कि अगली पीढ़ी में हमसे भी 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी अगर आगे की बात की जाए तो भी जो है कि ना नाई का है, धोबी का है, वो भी अनाज के तौर पे कि उनको जब 6 महीने की फसल होती थी तो उनको मजदूरी के रूप में वही अनाज दिया जाता था। बाकी वो साल भर उनके घर का कपड़ा धोते और उनके घर का बाल बनाते, यही सब काम है किया करते थे। आज इसी चीज़ों को लेखक यहाँ खूब बढ़िया भर ढंग से दर्शा करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि इन सभी का रूप जो है कि अब बदल गया है, ज़माने को देखते हुए, समय को देखते हुए सबका रूप परिवर्तन हो गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने इस काम को एकाएक एक समझ को जो छोड़ दिया। यहाँ लेखक का जो है समझाने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो बता रहे हैं कि ये कहाँ की समझदारी थी। हमें भी उसका अपना रूप परिवर्तित करके और बाजार तंत्र में अपने आप को, अपने व्यवसाय को एक कायम रखना था। लेकिन आज हम ऐसा ना करके सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर बन के मात्र रह गए हैं। तो ये जो है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, बल्कि उनके लिए दुख का संकेत है। इसी बात को देखते हुए हमें आज इस अध्याय के द्वारा जो है कि वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, होना यह चाहिए था कि हमारे लोगों को नए जूते बनाने के काम को पूरी तरह छोड़ने की बजाय व्यापार व बड़ी बुद्धि से करना चाहिए था। आखिर सवर्णों को आपकी ही चौखट पर आना था। नगद में जूते बनाते और मुनाफे के दाम वसूलते। आपको भी बड़ी वर्ग की तरह काम करना था, यानी व्यापार में कोई लिहाज नहीं, ना दोस्ती का लिहाज, ना जान पहचान का लिहाज। शुद्ध और सिर्फ व्यवसायिक सोच से काम जारी रखना था। चमड़े के जूते बनाने की बजाय आपको लेदर शूज बनाने का काम करना था।
चमार या मोची के बजाय शू डिजाइनर या शू मेकर का रूप धारण करना था। घर पर ही काम करने की बजाय गांव से दूर कस्बे या शहर के सस्ते इलाके में पहले छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए थी। माना कि शहर में दुकानें महंगी होती हैं तो कस्बे में सस्ते में खूब मिल जाती हैं। बस धंधा करने वाला चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह है। यह तो सभी को पता है कि हम लोगों के बनाए शूज अच्छे, टिकाऊ व सस्ते होते हैं। फिर आप चाहे गांव में काम करते या थोड़ा दूर कस्बे में, खरीदने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके दूसरे प्रकार की मजदूरी में उलझ गए, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। साथियों, यहाँ लेखक का समझाने का मतलब है कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं बदला, आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। उसी चीज़ की जो यथाव्यथा आज वर्तमान मौजूदी जो है, उसी को साफ साफ शब्दों में लिख करके और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए, इससे सबक और एक सीख लेनी चाहिए। आगे की लाइनों में फिर बयां कर रहे हैं, गांव का नाई, दर्जी, बढ़ई जैसी जात के लोगों की दशा भी लगभग हमारी ही जैसी थी। वे भी उच्च दबंग जातियों के परिवारों का काम अनाज की एवज में करते थे, लेकिन उन्होंने गांव में काम छोड़कर या गांव में ही रहकर आधुनिक ढंग से शुरू कर दिया। नाई हेयर ड्रेसर बन गया, दर्जी टेलर या ड्रेस डिजाइनर बन गया, बढ़ई शहर आके मॉडर्न फर्नीचर या कारपेंटर बन गया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। हमें अपने धंधे को ठोकर मारकर ऊंची जात में जाने का सपना देखने लगे, जो आज तक पूरी नहीं हो पाया। साथियों, यहाँ कितनी बढ़िया मिसाल है। यहाँ वो समझा रहे हैं कि हर काम का जो है रूप परिवर्तन दे रहा है, जबकि आपके सामने उदाहरण रख करके भी लेखक यहाँ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नाई है, वो भी जो है कि बढ़िया सैलून के माध्यम से खोल करके वो बाज़ारों में बैठ गया, उसके लिए अच्छा व्यवसाय बन गया। धोबी भी प्रेस करने की दुकान, ड्राई क्लिनिक खोल लिए हैं, जो है कि उनका भी एक तरीके का जो है कि बिजनेस और व्यापार का बढ़िया सुनहरा मौका मिल गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके वो बता रहे हैं कि हमने जो इतना अच्छा, हमारे जो पुरखे थे कि चमड़ों से जूते बनाते थे और अच्छे टिकाऊ सस्ते होते थे, लेकिन हमने एकाएक इस काम को छोड़ करके बस मात्र इसी लालच में कि हम ऊंची जात के समान हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और हमें अच्छा मान सम्मान मिलेगा, ये कहाँ की बुद्धिमानी थी। इसी बात को लेखक यहाँ दर्शा रहे हैं और इसी चीज़ को यहाँ बता रहे हैं कि हमें भी अपने काम का जो है वो परिवर्तन करना चाहिए था। अब आज हम एक छोटा सा उदाहरण लेखक अपने ही आंखों द्वारा दिए गए हैं, जो है कि वो उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि ये कि उनके आँख के सामने जो गुजरी, उसी चीज़ को एकदम हूबहू उन्होंने लिख करके यहाँ पर दिया है कि ये जो है कि अच्छा खासा परिवार जिसकी खूब बढ़िया दुकान चलती थी, बिजनेस में सफल था, और लेकिन जात और बिरादरी के चक्कर में पढ़ करके जो है कि उस तरीके से उसकी क्या से क्या स्थिति बन गई, उसको एकदम इतना बढ़िया साफ ढंग से एक कहानी के माध्यम से या एक हकीकत जो है उसको उन सामनों से जो गुजरी है उनका देखा हुआ है लेखक का, और उन्होंने साफ साफ इसमें बयां करते हुए हमें लिख करके समझा रहे हैं। इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए साथियों। अब आगे की लाइनों में वो लिख रहे हैं, हमें याद करना चाहिए। उस समय हमारे गांव के एक होशियार व कुशल शू कारीगर की छोटी सी दुकान पास के कस्बे के बस स्टैंड पर थी। लकड़ी के बड़े बक्से नुमा दुकान में तरह तरह की रोबेली जूतियों को खरीदने लोग काफ़ी आते थे। उसकी आर्थिक स्थिति अपेक्षात अच्छी थी। उससे बस स्टैंड की दूसरी दुकानों वाले लोग ज़्यादा छुआछूत भी नहीं करते थे। वह खुद साफ रहता था, दुकान को सजा कर रखता था, शराब नहीं पीता था और आर्डर मिलते ही समय पर जूती तैयार कर लेता था। कुल मिलाकर उसका धंधा अच्छा चल रहा था। बड़े बेटे को भी दुकान से जोड़ दिया था। इसी बीच गांव में जब सभी ने यह काम छोड़ा तो जात बिरादरी वालों ने उसे भी कहा कि वह तुरंत जूते बनाने का धंधा बंद करे। थोड़े दिनों तक उसने धंधा किया, लेकिन जातीय पंचों ने भारी दबाव व जातीय बहिष्कार के डर से आखिर परिवार के पेट पर लात मारकर जमा जमाया धंधा छोड़ना पड़ा। बस स्टैंड पर लकड़ी के उस दुकान पर बाद में किसी सवर्ण ने रेडीमेड स्कूल शूज, लेडीज व जेंट्स शूज आदि की दुकान खोल दी, जो बाद में खूब चली। बाद में उसने मुख्य बाजार के ब्रांडेड शू कंपनी व शोरूम खोल दिया, जो आज भी दिनों दिन तरक्की कर रहा है। जमे जमाए शूज की दुकान बंद करने वाला शू कारीगर वापस गांव आकर मजदूरों की जमात में शामिल हो गया। थोड़ा बहुत पैसा कमाया था। जाति वालों ने जुर्माना ठोक दिया कि गांव के अपनी जात के लोगों ने पहले काम छोड़ दिया था, तो उसने 6 महीने बाद क्यों काम छोड़ा। जातीय
छोड़कर जातीय फैसले का अपमान क्यों किया? जाति में जुर्माना भरा, दंड के रूप में भोज खिलाया और इस प्रकार कमाया सारा खर्च कर दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया। भोज का सामान खरीदने पर सरगनों ने, दबंगों ने की भीड़ ने जमकर देसी घी के व्यंजन खाए। आज उस कुशल सु कारीगर के बेटे व पोतों की हैसियत नरेगा के मजदूर की है। साथियों, यही कह रहे हैं कि बिरादरी के दबाव में और लोगों के कहे सुने में आकर के एक अच्छी खासी ज़िंदगी को उन्होंने अपने नरक बना दिया। अगर साफ शब्दों में कहे तो कितना जो है कि ना समझ पाने के कारण जो है कि अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को उसने ऐसे बदतर कर दिया, जबकि एक अच्छा सफल बिजनेस था कि उसमें अगर समय दिया जाता तो उसमें उसके सभी जो बेटे थे, सभी बेटों को रोजगार मिल जाता था। एक दुकान से हम 4 दुकान बढ़ा सकते थे। यही जो लेखक का समझाने का तरीका है, रवैया है। लेकिन इस पर ना ध्यान दे करके जो साथियों हमारे लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं, इससे हमें सबक लेनी चाहिए। आगे से हमें ऐसी गलती ना करें, लोगों के कहे कहवाओं में आ करके और अपने अर्थ को खो देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमें अर्थ पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमें समाज में मान सम्मान और पूर्ण रूप से स्वाभिमान मिलने वाला नहीं है। इसी बात पे ध्यान देते हुए साथियों यहाँ वाणी को विराम लेता हूँ। अगले अध्याय पे फिर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।